दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं प्रोफेसर सज्जाद मापारी हाजिर हूँ समाचार यात्रा पर अपने सीरीज़ का एक और संस्करण लेकर। सीरीज़ का नाम है सज्जाद के सितारे। आज हम आपको इस सितारे से मिला रहे हैं। इस सितारे के बारे में मैं आपको बताऊं तो ऐसा है कि हम कुछ बरसों से साथ में काम करते आ रहे हैं। इन्होंने अपने पूरी लाइफ को एक मोड़ दे दिया, जहाँ पर अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद और इंजीनियरिंग की जॉब करने के बाद इंजीनियरिंग छोड़कर फिर एक ऐसे फील्ड में आना हुआ कि जहाँ पर बच्चों को एजुकेशन और ट्रेनिंग इसके लिए काम करना शुरू किया। इस सितारे से हम आपको आज रूबरू कराएंगे, इनकी शख्सियत से आपको वाकिफ़ कराना चाहेंगे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज हम हमारे इस कार्यक्रम के ज़रिए आप तक पहुंचाना चाहेंगे। जो इन्फॉर्मेशन हमारे जो दोस्त 10th 12th कर रहे हैं, कर चुके हैं, उन सभी के काम आएगी और साथ ही साथ आज बदलती हुई टेक्नोलॉजी के बारे में भी हम जानेंगे। तो आज सज्जाद के सितारे में सज्जाद के सितारे हैं प्रसाद रेड्डी सर। नमस्कार सर, हम आपसे कुछ बातें ज़रूर जानना चाहेंगे हमारे दोस्तों को शुरुआत करने से पहले कि आपका इस वक्त जो इंस्टीट्यूट है उसके आप किस पोस्ट पर हैं और आप ऐसे कितने इंस्टीट्यूट इस वक्त चला रहे हैं, इससे हम शुरू करना चाहेंगे। ठीक है सर, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में हमको बुलाया, हमारा मान बढ़ाया। हमारा जो बैकग्राउंड है ट्रेनिंग का, ये शुरू होता है तकरीबन 91 के दशक से। मेरे इंजीनियरिंग के बाद हमने ये ट्रेनिंग का सेशन जो शुरू किया, ये शुरू हुआ मराठवाड़े से। मराठवाड़ा एक पिछड़ा हुआ इलाका है महाराष्ट्र का, जहाँ पर सूखा पीड़ित है, बहुत लोगों को नौकरियों की दिक्कत है, रोज़गारों की दिक्कत है। तो शुरू ऐसा हुआ कि भाई ये जो लोग हैं जिनके पास रोज़गार के अवसर नहीं हैं, जिनके पास नौकरियों के अवसर कम हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे यूथ को, ऐसे युवाओं को मेन स्ट्रीम में लाना, इस उद्देश्य से ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। ये पूरा जो ट्रेनिंग सेशन है ये केबीपी ट्रस्ट के मार्फत से ये किया जाता है। केबीपी ट्रस्ट जो है वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है और उनकी ब्रांचेस अभी इस वक्त मुंबई में भी हैं। केबीपी ट्रस्ट, IES और एसएप, ये 3 संस्थाएं इस ट्रेनिंग के कार्य में कार्यरत हैं। इन तीनों संस्थाओं का जो है एक बहुत बड़ा रोल है युवाओं को, स्कूल के ड्रॉप आउट्स को सड़कों पे से उठाकर इनको मेन स्ट्रीम में लाना, यानी कि मुख्य धारा में लाना, जहाँ पर ये अपना काम कर अपना रोज़गार कमाकर ये देश के लिए कोई प्रोडक्टिव, जो उनका हमारी जो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, हमारे जो मुख्य धारा के जो लोग हैं जो देश की उन्नति में अपना योगदान देते हैं, इस तरह के सेगमेंट में इन लोगों को अंदर एंट्री कराने की पूरी कोशिश कराना, प्लस उनको इस लायक बनाना कि ये जो लोग हैं अपने देश के लिए, अपने सिटी के लिए ये कार्य करें, काम करें, प्रोडक्टिविटी करें और देश की GDP में अपना योगदान बढ़ाएं। इस तरह का ये प्रोग्राम थे। हम लोग, हमारे जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम थे, इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का कभी भी उद्देश्य सर्टिफिकेट बांटना नहीं रहा। इन सभी ट्रेनिंग जो सेशंस का उद्देश्य यही है कि कहीं तो जल्दी से जल्दी इन लोगों को रोज़गार मिले, इन लोगों को नौकरियां मिले और ये लोग अपने जीवन शैली के लिए किसी सरकार पे या किसी संस्था पे निर्भर ना रहें। इन युवाओं को अगर ठीक से डायरेक्शन नहीं मिलता, उनको रास्ता नहीं मिलता, तो यही लोग बाद में जो है समाज विरोधी बन जाते हैं। गुंडे, मवाली, गलत कामों में काम करने वाले जो युवा, मतलब जो व्यक्ति हैं, उनमें इनकी तब्दीली हो जाती है। तो इस तरह का जो तबका है युवाओं का, इन युवाओं को लाना, उनको ट्रेन करना, हम उसको स्पेशली, उसका एक नाम है ड्रॉप आउट ट्रेनिंग। जो लोगों ने अपनी एजुकेशन डिसकंटिन्यू कर ली है किसी वजह से, माली हालत की वजह से बोलिए, या उनको कोई किसी चीज़ की उनको गाइडेंस नहीं मिली लाइफ में, इस तरह के जो बच्चे हैं, इस तरह के जो युवा हैं, उनको ट्रेन करना हमारा मुख्य उद्देश्य रहा है। प्लस उनको नौकरियाँ, किसी भी तरह नौकरी या रोज़गार के अवसर प्रदान करना, ये हमारा पूरा उद्देश्य है। सर, लेट अस नाउ टॉक अबाउट योर सम पर्सनल लाइफ। हम ये जानना चाहते हैं कि आज जो SF के ज़रिए आप जो काम कर रहे हैं, समाज के युवाओं को एक बेहतर ज़िंदगी देने की कोशिश है, तो ये जो सारी कोशिशें हैं, गोइंग बियॉन्ड दैट, फॉर विल से कि विल गो इनटू योर चाइल्डहुड डेज़, तो आपका बचपन की पढ़ाई और उसके बाद इंजीनियरिंग की डिग्री, इसके बारे में भी हमारे दोस्तों को आप बताइए। बेसिकली
आई बिलोंग टू ए साउथ इंडियन फैमिली विच हैज़ सेटल डाउन इन महाराष्ट्र। हमारी 6 पीढ़ियाँ जो है इसी महाराष्ट्र के सरजमीन में क्या बोलेंगे दफन की गई। ओके, सो आई एम मोर ऑफ अ महाराष्ट्र नाउ रादर देन अ साउथ इंडियन। ओके, 6 पीढ़ियाँ एक बहुत लंबा अरसा होता है। सो आई वॉज बॉर्न एंड बॉट अप इन मुंबई। मेरा जन्म मुंबई में हुआ। मेरी जो इनिशियल जो 10th तक की एजुकेशन है वो एंटीना डिसिल्वा टेक्निकल हाई स्कूल दादर से हुई। ओके, उसके बाद मैं इंजीनियरिंग के मेरा जो नंबर है वो औरंगाबाद में लगा, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज औरंगाबाद में। मेरी इंजीनियरिंग का जो मेन फैकल्टी है, जो मेरा सब्जेक्ट है वो था मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अलावा मेरा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काफ़ी रुझान रहा, क्योंकि हमारे फैमिली बैकग्राउंड जो है वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की थी। उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया इन इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में। इस डिप्लोमा के बाद में मुझे जो है थोड़े दिन इधर उधर नौकरियां करने के बाद प्राइवेट कंपनीज़ में लाइक गोदरेज एंड पैनासोनिक एंड ऑल दैट, मुझे नोकिया में अवसर मिला काम करने का। नोकिया में काम करने के बाद मुझे नोकिया से अफ्रीका जाने का मौका मिला, जहां मैंने 3 बरस वहां पर कंट्री सर्विस मैनेजर की हैसियत से पद संभाला, और 2012 में फिर मैं वापस इंडिया आ गया। सो सर, ये भी हम जैसे आपकी पढ़ाई मुंबई में हुई, फिर आपने अफ्रीका में जॉब किया वगैरह, तो इस दौरान जो है आपकी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी शख्सियत रहे होंगे कि जिन्होंने आपके ऊपर बहुत प्रभाव डाला है, और स्टिल इफ़ यू फील दैट दे हैव इंस्पायर्ड यू एंड दे स्टिल हैव दैट इन्फ्लुएंस ऑन योर लाइफ? किसी भी इंसान को बड़ा बनाने में कई लोगों का हाथ होता है, ये तो सभी जानते हैं। और सबसे पहला जो कंट्रीब्यूशन होता है, सबसे बड़ा जो सपोर्ट एक इंसान को मिलता है वो उसके परिवार से मिलता है। मेरे लाइफ में मेरे पेरेंट्स का, मेरे माता पिता का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। माय फादर वाज वर्किंग फॉर प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स इन कुर्ला प्लांट। ही वाज द सेक्शनल मैनेजर, वो भी डिप्लोमा होल्डर थे इंजीनियरिंग में। उन्होंने तकरीबन 30-32 साल इस कंपनी में नौकरी की। उन्होंने हमको गाइडेंस, सिर्फ गाइडेंस ही नहीं किया, हमारा पूरा कैरियर जो ग्राफ है, जो कैरियर की जो प्लानिंग है वो करने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। ऑब्वियसली माता जी का इन्फ्लुएंस घर पे और हमारी परवरिश पे तो है ही है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा हमारी लाइफ में। तो पेरेंट्स हैव बीन अ मेजर इंस्पिरेशन इन माय लाइफ। पेरेंट्स के अलावा हमारे टीचर्स, अभी किसी का एक का नाम लेना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन मेरे स्कूल के, कॉलेज के जो टीचर्स हैं, इनका, स्पेशली मेरे स्कूल लाइफ के जो टीचर्स हैं, उनका मेरे लाइफ पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा। आज मेरी जो नॉलेज है, जो मेरा कम्युनिकेशन स्किल है, मैं मेनली उनको ही डेडिकेट करता हूँ। कई मेरे को जो करियर के दौरान जो लोग मिले, मेरे मैनेजर्स हो या फिर मेरे जो क्या बोलेंगे अपर हायर लाइन मैनेजर्स थे, उनसे मिलके, उनसे सीख कर, उनकी मेंटोरिंग के अंडर एक इंसान किस तरह पॉलिश होके इस मकाम पर आता है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। सिर्फ एजुकेशन के अलावा आपको अच्छे लोगों का मिलना, उनके इंस्पिरेशन मिलना, उनका आशीर्वाद मिलना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि पढ़ाई और घर की परवरिश। सर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि अब जब आपने इंजीनियरिंग की शिक्षा पूरी की, आपका डिग्री के बाद आपने कई जगहों पर जॉब किया, फिर उसके बाद ऐसा कब हुआ कि आपका इस ट्रस्ट के साथ जुड़ाव हुआ, और वो कैसे हुआ? उस वक्त में जो आपकी IES चल रही थी, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेस, वो चल रही थी, और उसमें आपने क्या क्या ट्रेनिंग उस वक्त देते थे और आज क्या देते हैं? मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि आपके जुड़ाव से लेके आज तक संस्था में क्या क्या बदलाव आए और कौन कौन से ट्रेनिंग कोर्सेज में बदलाव, दोनों बातें। बेसिकली इंजीनियरिंग के बाद आदमी ट्रेनिंग के लिए कई इंडस्ट्रीज़ में जाता है। मैं वीडियोकॉन में मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई औरंगाबाद में। ट्रेनिंग के दौरान ही मैं औरंगाबाद में था, तो ट्रेनिंग औरंगाबाद में एक सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है जिसको बोलते हैं जन शिक्षण संस्थान। ओके, जन शिक्षण संस्थान जो संस्था है वो इस तरह के छोटे वोकेशनल ट्रेनिंग इम्पार्ट करती है। तो मेरी जो आंटी है, मेरी पिताजी की जो बहन है, हम शीला आंटी बोलते हैं उनको, वो वहाँ प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं वो जो संस्थान में। वहाँ मेरा आना जाना था। तो वहाँ बैठते उठते ये देखा हमने कि वो जो कोर्सेज कराते हैं उनका बहुत सारा इंडस्ट्रियल रेलेवेंस नहीं है, इंडस्ट्री से जुड़ाव नहीं है, इंडस्ट्रीज़ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ वहाँ खास ट्रेनिंग है। वहाँ की ट्रेनिंग इट वाज मोर ऑफ अ रूरल काइंड ऑफ ट्रेनिंग या कॉटेज इंडस्ट्री ट्रेनिंग, कैंडल मेकिंग, बास्केट मेकिंग, ड्राइंग, फोटोग्राफी, इस तरह की छोटे छोटे कोर्सेज चलते थे। उस वक्त से वहाँ के जो डायरेक्टर थे, या हमारी आंटी प्रोजेक्ट ये थी, वहाँ पर कोऑर्डिनेटर थी उस वक्त, अभी डायरेक्टर हैं। तो हम वहाँ उस वक्त के जो संस्था के डायरेक्टर थे सुराना साहब, तो उनसे मिलना जुलना होता था। तो एक दिन ऐसे बैठे बैठे मैंने सजेस्ट किया सर कि वाई डोंट वी इंट्रोड्यूस सम हाई लेवल कोर्सेस। उस वक्त 91-92 की बात है जब हमने
वहाँ पर 96 के दौरान, 96 और 98 के दौरान हमने क्या किया, वहाँ पर ज़ेरॉक्स मशीन ऑपरेटर, जब ज़ेरॉक्स मशीन काफ़ी नई थी मार्केट में, तो ज़ेरॉक्स मशीन ऑपरेटर, फैक्स मशीन ऑपरेटर, ये जो कोर्स है जो कहीं नहीं था, हमने वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। उस वक्त मैं किल्बन नाम की कंपनी में कार्यरत था, जो मीटा नाम की जापानीज़ मशीन से डील करती थी। तो ये मशीन, मतलब वो मशीन गवर्नमेंट में सप्लाई होती थी, कलेक्टर ऑफिस, तहसील ऑफिस फैक्स मशीन से उस वक्त जुड़े होते थे, इंटरनेट नहीं था, तो पूरा जो कम्युनिकेशन जो लिंक था वो फैक्स मशीन के थ्रू ही चलता था। तो ये मशीन को इंस्टॉल मैं ही करना चाहता था, सर्विस मेरी तरफ था, आई वाज सर्विस इंजीनियर दैट टाइम। तो वहाँ से ये आइडिया आया कि हम ये जो छोटे जो पियोन टाइप के लोग हैं या क्लास 4 के लोग हैं, उनको हम ट्रेन कर सकते हैं मशीन को ऑपरेट कैसे करना है। ये मतलब उस वक्त तो ऐसा था कि वो हमारी इंटरेस्ट में था, क्योंकि वो लोग मशीन ख़राब कर देते थे। तो पहला उद्देश्य ये था कि भाई मशीन की सेफगार्ड करने से लेके उनको एक नया ट्रेड सीखने को मिल गया। दैट कोर्स वाज आल्सो देन लेटर ऑन कॉल्ड ऑफिस ऑटोमेशन कोर्स। तो वहाँ से ये शुरू हुआ, जेरोक्स मशीन का ऑपरेशन, फैक्स मशीन का ऑपरेशन, लेटर ऑन मेंटेनेंस ऑफ जेरोक्स मशीन एंड मेंटेनेंस ऑफ फैक्स मशीन से फिर वो धीरे धीरे आगे निकला। तो वहाँ से जन्म हुआ IES का, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेस। तो ये जो संस्था थी वो टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग में वो इट इज़ स्पेशलाइज्ड क्या बोलते हैं, एक संस्था है, इस्टेब्लिशमेंट है। तो शुरुआत हुई थी ऑफिस ऑटोमेशन से, ऑफिस ऑटोमेशन से करते करते और कई टेक्निकल ट्रेड इसमें इंट्रोड्यूस किए गए। हरदम ये देखा गया कि कोई भी ट्रेड इंट्रोड्यूस करने के पहले उसके मार्केट में उसका एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का उसका स्कोप है या नहीं, सबसे पहला ये देखा जाता है। जस्ट बिकॉज समबडी इज रनिंग दैट कोर्स ऑलरेडी, वी आर नॉट रनिंग इट। अगर उसका एम्प्लॉयमेंट का स्कोप है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का स्कोप है, भले प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, उसको हम रन कर लेते थे ऐसा। आफ्टर सो मेनी ईयर्स, इट इज़ नाउ मोर देन 30 ईयर्स। राइट। सो अभी आपकी IES और SF, यस, ये कौन कौन से कोर्सेज चला रहे हैं? फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट SF। ऐसा ओके ऐसा रिसेंट डेवलपमेंट, आई वुड से 5 साल हुए हैं ऐसा को। ऐसा वॉज फॉर्म्ड विद अ मोटिव एंड विद क्या बोलेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ रनिंग स्मॉल टाइम शॉर्ट टर्म कोर्सेज इन पैरामेडिकल and medical kind of courses, जहाँ पर the students they can join these institutions like hospitals and some similar operations as an assistant, like an assistant nurse बोलिए, assistant OT assistant, diabetic educator, such small courses where they can learn and they can be placed in hospitals for employment। इसमें सबसे मेजर अगर कोई कोर्स चल रहा है एसएफ में तो वो है एक कंपनी का जो आज सबसे साउथ ईस्ट एशिया में, यहाँ तक कि मिडल ईस्ट और अफ्रीका में सबसे बड़ी जो कंपनी है डायलिसिस की, उसका नाम है नेफ्रोप्लस। ये एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। इस कंपनी के लिए हम लोगों को ट्रेन करते हैं टू बिकम डायलिसिस मशीन ऑपरेटर। ओके, डायलिसिस मशीन होती है जिसके ज़रिए खून को साफ़ किया जाता है। जिनके किडनीज़ का इशू है, जिनको जो है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हैं, उन लोगों को फाइनली उनको डायलिसिस के लिए हर 3 दिन में डायलिसिस के लिए आना पड़ता है। तो वो जो कोर्स है ऐसा रन करता है मुंबई में और पूरे मराठवाड़ा में। इनफैक्ट वी आर ट्राइंग इट इन अदर सेंटर्स ऑल्सो। तो इस कोर्स में कैसा है कि आफ्टर 12th आप ज्वाइन करते हैं। आफ्टर 12 ज्वाइन करने के बाद 3 महीने की आपकी थियोरेटिकल ट्रेनिंग होती है, क्योंकि सभी फैकल्टी से स्टूडेंट्स लिए जाते हैं। इन स्टूडेंट्स को थियोरेटिकली ट्रेन करने के बाद 2 साल का इंटर्नशिप होता है। इंटर्नशिप के दौरान पूरी उनको जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वहाँ मिल जाती है, और उनको ये सब खत्म होने के बाद कंपनी उनको परमानेंट रोल पे यानी एज अ परमानेंट एम्प्लॉई कंपनी में एब्जॉर्ब कर लेती है, ले लेती है। इस तरह का कोर्स हम ये रन कर रहे हैं एसएफ में। सो दैट इज़ द बिगेस्ट कोर्स एंड दैट इज़ अ स्टार कोर्स इन डिमांड ऐसा। सो अब तक तो ऐसे कोई बंधन नहीं आया कि उनके ऊपर 12th साइंस ही होना चाहिए, कोई भी फैकल्टी का बच्चा उसमें ज्वाइन कर सकता है डायलिसिस। डू वी कॉल दैट सेम कोर्स एज डिप्लोमा इन डायलिसिस? या अल्टीमेटली दे आर गेटिंग अ डिप्लोमा। द कंपनी हैज़ ऑल्सो अरेंज फॉर अ डिप्लोमा इन डायलिसिस फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इन चेन्नई। तो ये 2 साल और 3 महीने यानी 27 मंथ्स में वो काम भी सीख जाते हैं, उनको एक डिप्लोमा भी मिल जाता है, उनको 27 महीने का जो 24 महीने का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिल जाता है फ्रॉम नेफ्रोप्लस। तो वो जो चक्रव्यूह होता है एक इंसान की ज़िंदगी में कि भाई पढ़ाई है, डिग्री है तो नौकरी नहीं, और तजुर्बा नहीं, और तजुर्बा है तो डिग्री नहीं, तो ये चक्रव्यूह से बच्चा बाहर आ जाता है। तो इससे फ़ायदा ये है उसको कि इमीडिएटली अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके वही कंपनी में उसको जॉब है, एंड इट इज़ नॉट अ बाइंडिंग, ये कोई कंपल्शन नहीं। अगर वो नहीं करना चाहता है तो किसी और को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कई बच्चे यहाँ के वोकाट में या फोर्टिस जैसे बड़ी बड़ी संस्थाओं में गए हैं, करते हैं, ऐसा है। ठीक है सर, ये रहा आपका डिप्लोमा इन डायलिसिस और उसमें पैरामेडिकल ट्रेनिंग भी आपने दी। अब जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिसके अंदर अभी आप काम कर रहे हैं,
ई व्हीकल्स। राइट। बच्चों ये बहुत ध्यान से सुनना, और जो बाकी ऑडियंस है उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि दोस्तों इसको बहुत ध्यान से देखिए। ये ई व्हीकल्स ये आने वाले वक्त की सच्चाई है, ये आने वाले वक्त की टेक्नोलॉजी है, जिस पर इस वक्त ट्रेनिंग पार्ट और रिसर्च पार्ट पर प्रसाद रेड्डी सर का काम चल रहा है। तो इसके बारे में सर आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे कि कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं, कितने ड्यूरेशन के हैं, ये किन लोगों के ध्यान में रखते हुए बनाए गए, और इसके फ़ायदे नुकसान क्या है। सर ई व्हीकल्स ये एक अपकमिंग टेक्नोलॉजी अब नहीं रही, ये एक रियलिटी है, फैक्ट है। मार्केट में आप देखेंगे ई व्हीकल्स यानी बैटरी पे चलने वाले या चार्ज करके, बैटरी से चार्ज करके चलने वाले व्हीकल्स पूरे मार्केट में इस वक्त बिक रहे हैं और ये फैल भी गए हैं। दिस इज़ अपकमिंग टेक्नोलॉजी जो एक तो पर्यावरण के लिए ये बहुत ही सेफ़ है, एनवायरमेंटल फैक्टर आप इसका देखें तो आप इसमें पेट्रोल जला के या डीजल जला के जो धुएं से जो नुकसान होता है, जो कार्बन एमिशंस बढ़ते हैं, वो सारे जो नुकसान थे पर्यावरण के, ये इसके वजह से जो है कम हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया हुआ है अंडर उनका ई व्हीकल मिशन जो है उनका, जिसके ज़रिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा प्राधान्य दिया। इन्होंने सब्सिडीज़ अनाउंस की हुई है बड़े बड़े कंपनीज़ को यहाँ इस्टेब्लिश होने का या कंपनी फैक्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने बढ़ावा दिया हुआ है। ई व्हीकल्स इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें 2025 तक $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। मैं और एक बार बोल दूं, $500 बिलियन आर गोइंग टू बी इन्वेस्टेड इन ई व्हीकल इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड। तमिलनाडु में ओला का प्लांट लग रहा है, आप उसके नेट पे आप चेक कर सकते हैं। सिर्फ एक ही प्लांट में 10,000 नौकरियां निकलेंगी ई व्हीकल्स के ताल्लुक से, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से ओनली प्रोड्यूसिंग टू व्हीलर्स और टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स हैव नॉट कॉट अप विद द मार्केट बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी इन द प्रोडक्शन, द हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। इन सब चीज़ों की वजह से इतने फास्ट फोर व्हीलर नहीं आ रहे हैं जितने टू व्हीलर आ रहे हैं। तो वी आर ऑल कॉन्सेंट्रेट, वी बीइंग अ डेवलपमेंट कंट्री, हमारे यहाँ टू व्हीलर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। इवन पीपल हु ओन फोर व्हीलर्स, जिनके पास फोर व्हीलर्स है, वो भी टू व्हीलर्स पे घूमना पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक एंड द अदर इशूज़। बहुत सारी बातें हैं, पार्किंग नहीं मिलता है, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है सर, ऐसा है। तो ये जो अपकमिंग इंडस्ट्री है, इसमें बहुत सारे लोगों की अब ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारे इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, हेल्पर्स और हर लेवल के आदमी की इसमें ज़रूरत पड़ने वाली है। सेम जैसा आज चल रही है उसकी तरीके। बस जैसे पेट्रोल व्हीकल्स हम उसको आइस बोलते हैं, इंटरनल कंबस्शन इंजन व्हीकल्स, आईसी व्हीकल्स जिस तरह आज हैं उसी तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे, उसी तरह का सेटअप रहेगा। डिस्ट्रीब्यूटर होगा, डीलर होगा, स्पेयर पार्ट की दुकानें होंगी और उनके सर्विस सेंटर्स होंगे। इन सारे क्षेत्रों में इनको नौकरियां हैं, यहाँ तक कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के भी अवसर है। स्पेयर पार्ट की आदमी स्पेयर पार्ट की दुकान डाल सकता है, एक बात है। वो अपना सर्विस सेंटर डाल पाएगा, सर्विस सेंटर में नौकरी कर सकता है, फैक्ट्री में नौकरी कर सकता है, मार्केटिंग कर सकता है, यहाँ तक कि अपना छोटा सा असेंबली प्लांट भी लगा सकता है। ये ज़्यादा महंगा नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। हार्डली 4-5 बड़े जो मेजर है उसके पार्ट्स हैं वो है, और बाकी अपना बॉडी और चीज़ें है उसकी। आप इसका खुद का असेंबली प्लांट भी, कई लोग जो है 4-5 लोग मिलकर खुद असेंबली करके सामान बेच रहे हैं मार्केट में। सर इसमें आपके जो कोर्सेज हैं इस वक्त जी, ई व्हीकल्स, जी, तो ये सबसे छोटे लेवल का कोर्स किसके लिए? हमने इसमें देखिए, इसमें ट्रेनिंग तो है, इंडस्ट्री के लिए ट्रेनिंग तो ही है, एक सोशल एंगल भी है। जो एग्जिस्टिंग गराज मैकेनिक्स जो आज सड़क पे अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, जब ई व्हीकल्स का जो पॉपुलेशन जब बढ़ जाएगा, ये लोग जो है ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, इनके रोज़गार पर डायरेक्ट हमला हो जाएगा, इनकी रोटी रोज़ी छिन जाएगी, या छिन भी ना जाए तो कम ज़रूर हो जाएगी। उस चीज़ के लिए हम एक पूरे तबके को तैयार करना चाहते हैं जो कम पढ़ा लिखा है, जो ये सोचता है कि भाई मैं अब पढ़ नहीं सकता, या इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी ये मेरे लिए नहीं है। उनके दिमाग से हम ये बात निकालना चाहते हैं कि आप अपने आप को इन कोर्सेज़ के दौरान अपग्रेड करके आपकी रोज़ी रोटी बरकरार रख सकते हैं, और आपकी आने वाली पीढ़ी को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। आने वाली पीढ़ी मोबाइल, लैपटॉप इसमें लगी हुई है, ये नए ई व्हीकल्स में इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और वो कहीं ना कहीं नई पीढ़ी उससे रिलेट करती है। पुरानी पीढ़ी को हाथ काले करने में शर्म आती है, अच्छा नहीं लगता। इसमें हाथ काले करने का काम नहीं है, इसमें ना पेट्रोल है, ना ऑयल है, ना कुछ है, ना क्या है।
ठीक है। तो ये जो कोर्सेस हैं इसका लेवल राइट फ्रॉम लेवल 1 से लेकर लेवल 4 तक रखा हुआ है। लेवल 1 में जो लोग मैकेनिक का काम करते हैं वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेवल 2 में वो टेक्नीशियन लोग जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लाइक ITI या कोई प्राइवेट कोई टेक्निकल कोर्स किए हुए लोग। उसके बाद ऐसे लोग जो थोड़े पढ़े लिखे और ई व्हीकल्स में ऑलरेडी काम कर रहे हैं लेकिन उनके पास कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट नहीं है। तो इसका मतलब ये ऐसे। है कि उनको सिर्फ एक फॉर्मल डिप्लोमा बस उनको लेने के चाहिए हिसाब फॉर्मल से। ट्रेनिंग चाहिए। उन्होंने पूरी ट्रेनिंग काम करते करते ली है। अच्छा। कहीं अभी अगली बार जब नौकरी ये हो गया तीसरा लेवल। तीसरा। चौथा जो है वो इंजीनियरों के लिए है जो पूरा व्हीकल डिज़ाइन कर सकेंगे, मॉडिफिकेशन कर सकेंगे और कन्वर्ट कर सकेंगे। देखिए साहब, अपना बड़ा देश है, हम हर चीज़ फेंक नहीं सकते। पुराने मोटरसाइकिल, पुराने रिक्शा, ऑटो रिक्शास, इनको हम इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करके इनको हम स्क्रैप ना करते हुए कन्वर्ट करके उनको रीयूज़ कर सकते हैं। तो सर, तो ये जो कोर्स होगा, जी। जो बड़ा कोर्स होगा, जी। इंजीनियरिंग लेवल जी। का होगा, जी। आई डोंट से कि इंजीनियरिंग होगा, इंजीनियरिंग लेवल का होगा। तो वो कोर्स कितने ड्यूरेशन का? सर, जो बड़ा से बड़ा ड्यूरेशन का कोर्स है वो 90 डेज़ का है। 3 मंथ्स जो इंजीनियरों के लिए, उसमें डिज़ाइन से लेके कन्वर्जन तक सब कुछ है। So it Yes, sir. can be further prolonged to 4 months or something like that. It depends. See, what happens is, sir, during a training session, we have to evaluate the mental grasping power of students. एक फलां बैच आती है जो काफ़ी इंटेलिजेंट है। हमने ये भी देखा है वो 4 महीने का कोर्स 2 से 3 महीने में करके भी निकल जाती है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको समझने में दिक्कत भी होती है। कभी कभी फॉर एग्जांपल केरला से एक लौट आता है कभी बच्चों का, उनकी इंग्लिश या फिर उनके लैंग्वेज के इशू की वजह से द कोर्सेज गेट अ बिट प्रोलॉन्ग्ड। Okay. हमारे लोकल लोग हैं, हमारा डायलेक्ट समझते हैं, हमारी भाषा समझते हैं, वो और उनके समझने की अपनी भी जो ताकत है वो भी इसमें बहुत बड़ा हाथ रहता है उन चीज़ों का। तो इस वजह से क्या होता है, जो कोर्सेज के ड्यूरेशन से दे हैव टू बी एडजस्टेड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। जस्ट बिकॉज हमने बोल दिया 30 दिन का कोर्स है, 30 दिन में उसको एक सर्टिफिकेट थमा के हाथ जोड़ना, ये अपना काम नहीं है। आवर पर्पस इज़ टू डिलीवर द कंटेंट। जो हमने बोला है कि हम ये बताएंगे पढ़ाएंगे वो करके ही हम उनको छोड़ते हैं। Okay. टाइम इज़ नॉट द इशू। ऐसा। And your work into training and placement of students, your social work, Right. इससे हम थोड़ा बाहर आना चाहते हैं कि हम और भी जानना चाहते हैं कि प्रसाद रेड्डी सर एक्चुअली अपनी ज़िंदगी में कैसे हैं, आपकी अपनी क्या सोच, क्या शौक़ हैं, या अपनी कोई हॉबी अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग एंड योर सोशल वर्क, कुछ और पैशंस को भी आप फॉलो करते हैं, ऐसा कुछ है? जी, लाइक एवरीबडी एल्स, जैसे सब लोगों का होता है, उनके हर एक के अपने कुछ शौक़ होते हैं। हॉबीज़ के तौर पे आई लाइक टू देयर इज समथिंग कॉल्ड एज क्या बोलेंगे, एक्वेरियम, फिश कीपिंग एंड ऑल दैट। Okay. उसमें एक जो नया सेगमेंट है उसको इट इज़ कॉल्ड एक्वास्केपिंग। ओके। एक्वास्केपिंग इज़ नथिंग बट जो आपका एक एक्वेरियम होता है उसमें मछलियाँ तो होती हैं, उसमें मुख्तलिफ रॉक्स और जो लाइव प्लांट्स होते हैं उनको अंदर लगा के उगा के एक स्केप बनाना, एक सिनारियो बनाना, इट्स कॉल्ड एक्वास्केपिंग। तो एक्वास्केपिंग का शौक़ रखते हैं हम। इंजीनियरिंग इज़ माई फर्स्ट पैशन। चीज़ों को समझना, उनको स्टडी करना, उनको खोल के देखना, रिपेयर करना, ये सारे काम। मतलब इनफैक्ट यू आर लाइक आमिर खान ऑफ थ्री इडियट, पैशनेट टुवर्ड्स हाँ, ठीक है। यस, आई एम वेरी पैशनेट टुवर्ड्स मशीन। Recently, in conjunction, मतलब in collaboration with my son, we have developed a flood detection machine. Okay. Very soon you will be seeing it in the media and all those places. The system is called Flood Watch. It is a community centric system. Community centric का मतलब ये होता है कि एक जो एरिया है जहाँ पानी भरता है उन सब लोगों के लिए एक ही मशीन। ऐसा नहीं कि सबको बोले भाई अपने अपने घर में मशीन लगाओ और आप देखो, इतने पैसे नहीं है लोगों के पास। So we are looking at this social angle. एक मशीन, एक डिवाइस, एक एरिया में पानी भरने वाले इलाके में लगाइए। Okay. अपना अपना मोबाइल फ़ोन ले जाके वो उसका QR कोड स्कैन कीजिए। रात को 3 बजे जब पानी भरता है, जब आप ज़मीन पे सोए हुए हैं और आपका पूरा बिस्तर तक ये खाना पीने का पानी, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिसिटी का आप फ़ोन नीचे चार्ज कर रहे हैं, उसमें पानी घुस जाए तो देयर कुड बी एन इलेक्ट्रिक हैजर्ड का शॉक। तो रात को 2:30-3 बजे जब पानी आपके दहलीज पर, आपके घर के फ्लोर लेवल पर जब चढ़ने लगेगा तो आपके मोबाइल के अंदर ज़ोर से उसका अलर्ट बजेगा। Okay. जितने लोगों ने वो ये अलार्मिंग सिस्टम होगा, एक अलार्म सिस्टम जो आपको मोबाइल पे मिलेगा। हाँ। ना कि कोई मतलब इंडिविजुअल आपके घर में आपके लिए ही है, ऐसा नहीं है, ये समाज के लिए है। Okay. इस तरीके का एक सिस्टम हमने डेवलप किया है। वेरी सुन इन सम अदर क्या बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर, बट दीज आर द थिंग्स विच वी आर इन्वॉल्व इन। ये एक अपकमिंग टेक्नोलॉजी है जिसको IoT बोला जाता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जहाँ पर हर चीज़ से इंटरनेट का ताल्लुक रहेगा। आप आपके ऑफिस से अपने घर को कंट्रोल करेंगे, जैसे कि आपके एयर कंडीशनर हो गए, आपके
हीटर्स हो गए, आपका क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है, कोई भी चीज़ जैसे दरवाज़ा खोलना है, गेट खोलना है, आप सिर्फ आपके मोबाइल से ही कंट्रोल कर सकेंगे। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिस्टम विच इज़ ग्लोबल। एक आदमी जिसके माँ बाप समझ लीजिए शिवाजी नगर के उस इलाके में रहते हैं जहाँ पानी भरता है, लेकिन वो आदमी काम करता है अमेरिका में, तो अगर वो उसको सब्सक्राइब कर लेता तो वहाँ उसको, क्योंकि वहाँ दिन है यहाँ रात हो रही है, तो वहाँ पर उसको मालूम पड़ जा रहा है पानी भर रहा है, तो वो फ़ोन करके अपने पिताजी को, उसको फ़ोन करने की ज़रूरत भी नहीं है, वो तो अलार्म तो आ ही रहा है, लेकिन ही ऑल्सो दैट कंसर्न ऑफ हिज फॉर हिज पेरेंट्स, वो कंसर्न को हम भी एड्रेस कर रहे हैं। उसको पता चलता है मेरे घर में बम्बई में पानी भर रहा है, वो कहीं उसका एक जो दिल है वो यहाँ लगा हुआ है अपने माँ बाप के साथ, अपने परिवार के साथ। ऐसा है ये एक इनोवेटिव चीज़ जो आप अपना खुद डेवलप कर लिया है, दैट इज़ योर पैशन। हाँ, अब डिप्लॉय करना है। अब ये देखना है कि गवर्नमेंट इसको कितना सपोर्ट करती है, एनजीओज़ कितना करते हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस कितना करते हैं, क्योंकि हम तो बना लिए हैं हमने, अब इसको थोड़ा सा मास प्रोडक्शन करके लगवाना है, बस इतना ही करना है, बाकी सब कुछ रेडी है, एवरीथिंग इज़ रेडी एंड रेडी टू बी डिप्लॉयड। तो ये है कि प्रसाद रेड्डी सर का ये एक नया पहलू हमें पता चलता है कि रियल लाइफ रणछोड़ दास हम देख रहे हैं, रैंचो की हम रियल देख रहे हैं कि भाई। सो सर, अब ऐसा है कि आफ्टर ऑल एट दिस स्टेज ऑफ टाइम कि जब आपने इतनी कुछ चीज़ें हासिल कर ली, अपनी इंजीनियरिंग, फॉरेन कंट्रीज़ के साथ काम किया, फिर देश के अंदर छोटे समाज के तबकों से लेके बड़े लेवल तक कॉर्पोरेट तक काम किया, इसके बाद आपने खुद अपना इनोवेशन आप और अपने सुपुत्र ने मिलके किया है, और वो मशीन हम दुआ करते, कामना करते कि वो कामयाब होगा आपका प्रोजेक्ट। थैंक यू। और ये है कि आज इस मकाम पर आने के बाद आप जो युवा पीढ़ी है, जो यंग लड़के लड़कियाँ आपको देख रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज आपका क्या होगा? जो हमारे देश का जो यूथ है, जो हमारा युवा है, वही हमारा फ्यूचर है, वही हमारे देश का सरमाया है, वही हमारी दौलत है। अगर हमारे जो लोग, जो हमारे हुक्मरान हैं, हमारे जो रूलर्स हैं, हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उनको भी मेरा यही कहना है और हमारे बच्चों को भी यही कहना है कि देश के बारे में पहले सोचिए, ना कि अपने बारे में और अपने घर के बारे में, या कोई अपने एक छोटे से क्या बोलते हैं एक कम्युनिटी के बारे में। हम अगर इस लेवल पे अगर हम सोचेंगे तो हमारा देश बहुत तरक्की कर सकता है। इसका एग्जांपल ये है सर कि हमारे लोग ही जाके, हमारे लोगों ने दुबई बनाया, हमारे लोगों ने यूएस को बनाया, हमारे लोगों ने इंटेल बनाई, यहाँ तक कि पेप्सी की जो एक सीईओ है वो भी इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट में इंडियन बैठा है। तो इंडियन लोगों को इंडिया में क्या बीमारी लग गई मुझे बताइए। हम हमारे देश में इस तरह की गुर्बत, हमारे देश में इतनी बेकारी क्यों हमारे यहाँ करके बैठे हैं? मतलब कहीं ना कहीं खराबी हमारे यहाँ भी है। चलो मानते हैं पॉलिटिकल विल का इशू है, वो बाद में, वो मैं पॉलिटिक्स की बात करता ही नहीं, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। हम इतना ही बोल सकते हैं सर, युवाओं को मुझे इतना ही कहना है, भाई किसी का झंडा लेके मार्केट में मत घूमो, अपना देखो, पढ़ाई कीजिए। सबसे पहले बाबा साहब ने बताया था भाई पढ़ाई करो, मराठी में उन्होंने कहा था कि शिका आणि संघर्ष करा। दोनों में चीज़ मुझे एब्सेंट नज़र आती है आज, ना ठीक से शिक्षण हो रहा है, ना ठीक से संघर्ष हो रहा है। दोनों काम कीजिए, देखिए आप भी डेवलप होंगे, आपकी फैमिली, आपका मोहल्ला, आपका स्टेट और आपकी कंट्री ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस करेगी। कोई हम पे हंसेगा नहीं। आज हमने वी हैव बिकम अ लाफिंग स्टॉक। लोग हंसते हैं हम पे। मुझसे पूछिए, मैं बाहर था, इतनी इज्जत है इंडियन आदमी के वहाँ पर जिसकी हद नहीं है। इस इज़्ज़त को आप बरकरार रखें, आप अपना अपना काम देखें। किसी का झंडा लेके मार्केट में घूमने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ये जो काम है ये जवानी में बहुत अच्छा लगता है और बुढ़ापे में ये बहुत दर्द देता है, ये सब चीज़ ऐसा है। बस इतना ही मुझे कहना है कि भाई आप पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई और नेक काम करो, सीधे कामों में आप रहो और अपने देश की तरक्की की कामना करो। थैंक यू। दोस्तों, आज हमने आपसे रूबरू कराए प्रसाद रेड्डी सर को, जो आपको सारी चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपको मिल चुकी हैं। ये बताएं दोस्तों कि आपको हमारा एपिसोड कैसा लग रहा है, ये आप ज़रूर बताएं। हम इसमें कुछ तब्दीलियां, बदलाव ज़रूर करते रहेंगे। बेहतर काम करने की कोशिश हमारी लगातार है और हम इस कोशिश को आगे बरकरार रखेंगे। हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एपिसोड्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट्स में कंजूसी हो रही है, व्यूज़ तो हमारे बढ़ते हैं, सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, लेकिन दोस्तों कमेंट्स बहुत कम हो रहे हैं। आपके कमेंट्स की ज़रूरत है। आप हमारे इस प्रोग्राम को, इस एपिसोड को आप कमेंट से बताएं कि कैसा लग रहा है। कोई चेंज आप चाहते हैं तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ज़रूर हमें बता सकते हैं कि इस तरीके के चेंजेस करें। हम उसको ज़रूर स्वीकार करेंगे और चेंजेस को अपने अंदर जो है प्रोग्राम के अंदर लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर आप किसी शख्सियत को जानते हैं जो सज्जाद के सितारे पर आने के लिए ज़रूर अगर योग्यता रखती हैं तो हम उनको
इस मंच से ज़रूर आप लोगों के सामने पेश करेंगे, उनकी शख्सियत को बयान करेंगे। तो फिर मिलते हैं किसी एपिसोड में किसी और सितारे के साथ। सज्जाद के सितारे।